हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर on Unacademy platform for CAPF Assistant Commandant examination. I am also best-selling author for Macro-Hills publication for CAPF Assistant Commandant examinations, and more than 256 of candidates mentored by me have qualified CAPF Assistant Commandant examination so far. अभी सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट का 2022 का एग्जामिनेशन हो चुका है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मुझे कॉल आ रहे हैं, सर आप बता दीजिए कि 2023 का बेसिकली तैयारी कैसे करें। मैं एक छोटा वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि 23 का तैयारी आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। एक बहुत ही डिटेल्ड मैं पूरा कंप्लीट एक साल का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक अभी आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, अगले 10-15 दिनों में क्या तैयारी करना चाहिए, बेसिक प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप अनअकैडमी के साथ मिलके मेरे साथ ये बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा 18 अगस्त से रुद्रा नाम का एक बैच शुरू हो चुका है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये एक बैच कोर्स है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तैयारी करवाया जा रहा है। एक साल का कोर्स है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिलेगा। यू कैन यूज़ रेफरल कोड CAPFBABA CAPF बाबा या फिर प्रशांत YT10 PRSHNT YT10। अभी अगले साल का तैयारी कैसे करना है उसके लिए पहले आपको CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस जो है ये समझना पड़ेगा। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर रहता है। अगले साल 6 अगस्त 2023 को एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव है, 125 क्वेश्चंस है। पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव है, जो 200 मार्क का पेपर है, लेकिन जिसमें एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें पेपर 2 में MCQ पैटर्न नहीं है। पेपर 2 आपका बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव वो वाला है। अभी शुरुआत में अगर आप पेपर 2 का प्रिपरेशन पहले करना चाहते हो, पेपर 2 का प्रिपरेशन जितना जल्दी कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के ऊपर सुबह 7 बजे मेरा फ्री वाले सेशन चलते हैं पांडा, जिसमें करंट अफेयर्स, करंट इशू सारे कवर होते हैं। वो डेली चलना शुरू हो जाएंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा न्यूट्रल है और इसका लैंग्वेज द हिंदू से थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल है। आप ये इसका एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा बट इवेंचुअली समझ में आ जाएगा। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रहा है तो आप पांडा सेशंस मेरे डेली सुबह 7 बजे जो फ्री वाले सेशंस चलते हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री वाले सेशन चलते हैं, इसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। अभी पेपर 2 के लिए जो तैयारी करना है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली पेपर 2 इज मोर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल यूनिवर्स, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द this earth, your understanding of the societies, your understanding of the government, your understanding of the India. So basically पेपर 1 में आप जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारा चीज़ें पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड कैसा है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट कैसे करती है और आजकल जो दुनिया में चल रहा है वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कैसे होता है, उसका एनालिसिस का जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, ये पेपर 2 है। यूपीसी को सोचने वाले लोग चाहिए। तो इसके लिए जो तैयारी करना है पेपर 2 के लिए, तो 2 चीज़ें आपको लगेंगी। एक तो पेपर 1 में आप जो ऑलरेडी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ये जो बेसिक थ्योरी है ये सारी चीज़ें आपको काम में आ जाएंगी क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ये एक दूसरे में कोरिलेट करना आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, ये सारी चीज़ों के एप्लीकेशंस और इंटरलिंकेजेस जो है ये आपको पेपर 2 में सीखना पड़ता है। और पेपर 2 में सिर्फ ये समझ के नहीं चलता, ये सारी चीज़ें आपको लिखना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही अच्छा कोहेरेंट मैनर में, अच्छे शब्दों में दिए गए जो लिमिट है, वर्ड लिमिट है, उसमें उसके ऊपर एक अच्छा आंसर आपको बनाना आना चाहिए। ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है, अपने आप में एक थोड़ा सा डॉन्टिंग टास्क है।
तो ये टास्क बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल ऐसा बात नहीं है, उसके लिए आपको डेलिब्रेट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नींद से उठ के चले जाओगे और आपको ये पेपर टू आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, एक तो मैंने बता दिया, आप न्यूज़पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए या डेली सुबह मेरे 7 बजे वाले पांडा सेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों में से कोई भी एक चलेगा, मेरे सेशन ज़्यादा ईजी रहेंगे करने के लिए और डेली रहते हैं और ये फ्री है। दूसरा, इसके साथ साथ आपने जो तैयारी करना चाहिए, आपको कुछ मैं बुक्स सजेस्ट करूंगा जो आइडियली आपने पढ़ने चाहिए। जैसे कि ये यही सीक्वेंस में फॉलो कीजिए। ये कुछ एनसीईआरटीज़ है, आपने डिजिटली पढ़ा, वर्चुअली पढ़ा तो भी चलेगा, प्रिंटेड फॉर्मेट में पढ़ा तो भी चलेगा। सो ये मेरा ये मानना है कि ये एनसीईआरटी समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। सो पहला वाला एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी नाम का, 11th का एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस का, ये आप पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी वाला एनसीईआरटी आप पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे पॉलिटिक के, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले हो। तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट कैसे वर्क होता है, पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या रहते हैं, बिलीव्स क्या रहते हैं, फ्रीडम लिबर्टी का डिफरेंस क्या है, फ्रीडम मतलब एक्चुअली क्या होता है, जस्टिस मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये सारी चीज़ें, अधिकार मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि या तो ये अधिकारों को हम लोग छीनते हैं एज एन ऑफिसर, या ये अधिकारों की आप रक्षा करने के लिए हाथों में हथियार उठाते हो। और ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपके आंसर में ये आइडियाज़ को इंटीग्रेट कर सको। ये सारे बुक्स आपको बहुत अच्छे इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स करने में भी मदद करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो पर्सनालिटी है उसको वाइड बना देंगे, ब्रॉड बना देंगे, जिससे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2-3 महीने में आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग आपको सीरियसली लेना शुरू हो जाएंगे। लोग आप क्या कह रहे हो उसको गौर से सुनेंगे, आप जो चीज़ें कह रहे हो उसको रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, आपके घर वाले भी आपको आपके आपके बारे में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। अगर आपने ठीक से ये कर लिया 2-3 महीने में, तो आपको ये एक्सपीरियंसेस इमीडिएटली पता चलेंगे। तो सबसे पहला वाला बुक है जो आपने पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी 11th का ये एनसीईआरटी है। उसके बाद आपने पढ़ना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। सो अगर आपके पास टाइम है तो 10वीं का इंडियन पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बुक है, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की 11th का एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपने पढ़ना है 11th का एक एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। ये इकोनॉमी क्या रहता है, इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुआ और क्या प्रोसेसेस हम लोग ने फॉलो किए, इस साल के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ये बुक से भी आए हुए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमी कैसे काम करता है। बेसिकली हम लोग को लगता है इकोनॉमी मतलब सिर्फ पैसा, ऐसा नहीं रहता। एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, ट्रेंड्स क्या है, लैंड रिफॉर्म्स क्या रहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो देश के चलाने के बारे में जो चीज़ें और कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ जाएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन कोई नोट्स निकालने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। समझना है, इंटीग्रेट करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। ये किताबें पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेवल में आपने पढ़ना चाहिए कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको 1945 और उसके बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद दुनिया कैसे बदला, उसका एक अंडरस्टैंडिंग दिलाएगा। क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी भी है। सो इंडिया जैसे जैसे ग्लोबलाइज होता चला गया और जैसे इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये फॉरेन पॉलिसी और दूसरे देशों के साथ बहुत सारे हम लोग ने इंटरेक्शन भी करना शुरू कर दिए। तो जो ये इंटरेक्शन करना शुरू कर दिए, तो ये इंटरेक्शन कैसे हुए, इसमें हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये डेवलपमेंट में दुनिया कैसे डेवलप हो रहा था कंटेम्परेरी, जब बाइपोलर वर्ल्ड जो बन गया, कम्युनिस्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, इसके साथ साथ बाकी के जो डेवलपमेंट्स हैं, बाइपोलर वर्ल्ड, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोल्ड वॉर कैसे चला, कोल्ड वॉर के बाद रशिया अभी धीरे धीरे राइज कैसे कर रहा है, अमेरिकन हेगेमनी कैसे हो गया, दुनिया यूनिपोलर कैसे हो गया, अकेला अमेरिका, और धीरे धीरे अमेरिका का स्ट्रेंथ कम होते हुए दिखाई दे रहा है। रशिया इज अगेन गेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना इज इमर्जिंग एज न्यू प्लेयर, और चाइना के बाद इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग एज न्यू प्लेयर। सो वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स मल्टीपोलरिज्म। ये सारे कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें जो है, आपको इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको उधर जाके ही समझ में आएगा। तो ये बुक बहुत ही बेसिक बुक है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। ये दुनिया कैसे अब तक चल रही है इसके बारे में आपको एक जनरलाइज
बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा, जो आपके लिए पेपर 2 के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रॉड बेस बनाएगा। इसके बाद हम लोग ने हिस्ट्री जो पढ़ा हुआ था, तो हमारा हिस्ट्री मेनली खत्म हो गया 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, हमारे हिस्ट्री की किताब में हिस्ट्री खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ हमें क्लियरली पता ही नहीं है। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का अंडरस्टैंडिंग, या व्हाट्सएप या फेसबुक पे किसी के भाषण सुन के, या कहीं पे 2-4 लाइन का एक पोस्ट पढ़ के उसके ऊपर आपका आया हुआ अंडरस्टैंडिंग है, जो काफ़ी गलत होता है, जो प्रोपागेंडा का पार्ट होता है, जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, काफ़ी गलत है। या फिर कोई वीडियो देख के आपने वो अंडरस्टैंडिंग किया है, तो आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आपको इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसे बदला, क्योंकि हम लोग आज जो है, ये हम लोग आज इसलिए है क्योंकि पुराने टाइम पे कुछ चीज़ें घटी है, उसका इम्पैक्ट है ना हमारे ऊपर। जैसे पार्टीशन हो गया, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान राइवलरी चल रहा है, या पाकिस्तान के साथ हम लोग 3 वॉर भी लड़ चुके हैं। तो ये वॉर क्यों लड़े, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इंडिया न्यूक्लियर क्यों बना, इंडिया चाइना टेंशन्स क्यों है। तो हमारा जो डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, और बेसिकली 1947 से लेके आज तक का इंडिया का जो सफ़र है पिछले 75 सालों का, ये कैसे रहा, क्यों रहा, और इंटरनेशनल का उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडिया ने दूसरे देशों के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ये देखने से, ये बुक पढ़ने से, कंटेम्पररी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पॉलिटिकल साइंस का 12th का एनसीईआरटी है, ये पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगी। और आपको 2 एनसीईआरटी और पढ़ना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल इश्यूज़ हमारे देश में काफ़ी सारे हैं, और ये सोशल इश्यूज समझने के लिए हमें हमारा सोसाइटी, हमारा समाज जो है, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए 12वीं के एनसीईआरटीज 2 है सोशियोलॉजी के, एक है इंडियन सोसाइटी। तो बेसिकली इंडियन सोसाइटी काम कैसे करता है, इंडियन सोसाइटी क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कलेक्टिविज्म क्या है, इंडिविजुअलिज्म क्या है, संस्कृताइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो गया, कास्ट सिस्टम क्या रहता है, इथनिसिटी क्या रहता है, कम्युनल टेंशन्स इंडिया में क्यों है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता था। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझना है तो इंडियन सोसाइटी नाम का ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, 12th साइंस का एनसीईआरटी है। और उसके बाद सोशल चेंज इन इंडिया नाम का एक एनसीईआरटी, 12th का दूसरा जो एनसीईआरटी है सोशल चेंज, वो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी जैसे था वैसा तो हम लोग उसको रखना नहीं चाहते। कास्ट सिस्टम हम लोग को ख़त्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है, वीमेन को एम्पावर भी करना है, इक्वलिटी भी लेना है। तो ये जो सोशल चेंज जो लाना है, वो कैसे लाया जाता है, लाना है मतलब क्या करना है, किस तरह से ये अचीव किया जा सकता है, इसके लिए ये एनसीईआरटी, ये जो पेपर 2 के मैंने एनसीईआरटीज बताई, ये बहुत बेसिक ज़रूरी एनसीईआरटीज है। क्यों? क्योंकि आपके आंसर को वो इनरिच करने में मदद करेंगे, आपके आंसर में वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लेके आएंगे, आपके आंसर को वो अच्छा बनाएंगे। जो कीवर्ड्स, जो आइडिया, जो लफ्ज़, जो वर्ड्स जो आपका एग्जामिनर आपके आंसर में देख रहा है, आपको वहाँ से मिलेंगे। क्योंकि बेसिकली देश चलाना मतलब समाज को सुधारना ही है, देश चलाना मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही है, देश चलाना मतलब क्राइम कंट्रोल करना ही है, देश चलाना मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम देना ही है, देश चलाना मतलब ये फ्रीडम के खिलाफ जो भी चीज़ें घट रही है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, उनसे डील करना ही है। अल्टीमेटली सब कुछ घूम फिर के आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, डेवलपमेंट है, हमारे एटीट्यूड्स है, हमारा हिस्ट्री है, हमारी जोग्राफी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और ये सारी चीज़ें किस तरह से इम्पैक्ट करती है, ये जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और ये डायनामिक्स कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आ जाएगा, तो सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यही चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, डायनामिक अंडरस्टैंडिंग करके आपको वहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बना के आपको लिखना है। ये अगर आपको आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे आप मार्क्स लेके आ सकते हो। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कम मार्क का एग्जामिनेशन है, 600 मार्क का टोटल एग्जामिनेशन है, पेपर 1 250 मार्क का है, पेपर 2 200 मार्क का है, इंटरव्यू 150 मार्क का है। सिविल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड 2000 से ज़्यादा मार्क का एग्जामिनेशन है। तो होता क्या है, हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन जो है ना, एक एक आधे आधे मार्क के लिए कॉम्पिटिशन है।
सिविल सर्विसेज में एक मार्क में 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। यहाँ पे एक मार्क में 10-10, 15-15 लोग भी रहते हैं। कभी 2018 का आप रिजल्ट देख लीजिए, आपको पता चलेगा एक मार्क से 12 लोगों का पोस्ट गया है, सिर्फ एक मार्क कम था, जो कभी भी असिस्टेंट कमांडेंट बन नहीं पाए क्योंकि सिर्फ एक मार्क कम था। एक छोटी सी गलती नहीं की होती उन्होंने पेपर 1 में, तो वो आज ऑफिसर होते हैं। पेपर 2 में उन्होंने एक छोटी सी चीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लिया होता, हर एक ऐसे में आधा आधा मार्क भी बढ़ाया होता, तो आज वो असिस्टेंट कमांडेंट होते। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ एक छोटा सा चीज किया होता जिससे उनका एक मार्क बढ़ता, वो आज असिस्टेंट कमांडेंट होते। तो ये सीएपी ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन है ना, ये बहुत टाइट कंपटीशन है, एक एक मार्क, आधे आधे मार्क का कंपटीशन है, और कहीं पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क नहीं बढ़ा सकते। सिविल सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, रिटर्न एग्जामिनेशन में जो उनका मेंस है उसमें आप जैसे ऑप्शनल है बहुत ज़्यादा मार्क लेके आ गए, तो दूसरी जगह पे जनरल स्टडीज़ में कम मार्क आया तो भी चलेगा। जनरल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मार्क है, ऑप्शनल में थोड़ा कम मार्क हुआ तो भी चलेगा। सीपीएफ में उतना स्कोप ही नहीं है, 2 ही पेपर है, आपको हर जगह पे बैलेंस मार्क करना आना चाहिए। अगर आप पेपर 1 में 130-140 मार्क्स लेके आते हो, पेपर 2 में आप 90 के ऊपर मार्क लेके आते हो, 80 to 90 के ऊपर मार्क्स लेके आते हो, तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे आप थोड़ा भी कम आना शुरू हो जाते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं। पेपर 1 का इवन इससे भी कम मार्क हुआ तो चलता है, लेकिन आपको पेपर 2 में और अच्छे मार्क्स चाहिए। पेपर 1 का कट ऑफ लगभग 125, इस साल का तो 2022 का तो कट ऑफ 115 के आसपास ही लगेगा, लेकिन 2023 का कट ऑफ अभी हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज 50% के आसपास जनरली कट ऑफ रहता है। एक्सेप्शन इज 2021, क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी 130 से भी ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली आप उतना मार्क्स लाने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, प्लान रहना चाहिए। सो आप अपने आप से भी ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, अनअकैडमी के ऊपर रुद्रा नाम का मेरा ऑलरेडी बैच स्टार्टेड है, 18 अगस्त से है, 1 साल का बैच है जिसमें मैं पेपर 2 पढ़ा रहा हूँ आपको, और जनरल साइंस भी पढ़ा रहा हूँ। सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये रुद्रा बैच का लिंक आपको मिल जाएगा। यू कैन यूज़ रेफरल कोड CAPFBABA या फिर प्रशांत YT10, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। पेपर 1 के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, एक कंसोलिडेटेड पूरा 1 साल का स्ट्रैटेजी का भी वीडियो लेके आऊँगा। ये पेपर 2 बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में वीडियो था, ठीक है। बाकी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।